नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मायके आई बेटे की ऐसी हालत देखकर माता पिता के होश उड़ गए। फिर बेटी के पिता ने किया कुछ ऐसा। रिंकी अपने पापा रामेश्वर जी के साथ अपने ससुराल पहुंची। रिंकी की सास रुक्मणी और ननद रचना रिंकी के पापा रामेश्वर जी को गुस्से में देखकर दोनों हड़बड़ा गई। शायद रामेश्वर जी का ये रूप देखकर आने वाले तूफान का अंदाजा पहले ही लगा चुकी थी। फिर भी रुक्मणी जी झूठी हंसी के साथ बोली, अरे समधी जी, आप आइए ना, बैठिए। रिंकी की सास हड़बड़ाते हुए बोली, रचना जाओ अपनी मौसा जी के लिए ठंडा पानी लेकर आओ, इस कमबख्त बिजली को अभी जाना था। रिंकी की सास दौड़कर जाकर अंदर से हाथ पंखा लाकर उनकी हवा करने लगी। रचना भी दौड़कर ठंडा पानी लेकर आई और जैसे ही रामेश्वर जी की तरफ हाथ बढ़ाया, रामेश्वर जी ने एक तमाचा रचना को जड़ दिया। रिंकी की सास बोली, क्या हुआ समधी जी? रामेश्वर जी गुस्से में बोले, खबरदार जो मेरे सामने और नाटक करने की कोशिश की तो। ये सुनकर तो रचना और रिंकी की सास को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो, क्योंकि रचना और रुक्मणी ने रिंकी को बहुत परेशान किया था। उन्हें तो पूरा यकीन था कि रिंकी अपने घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कैसी बात कर रहे हैं आप समधी जी? हम तो रिंकी को अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। क्यों रिंकी बेटा, बताओ अपने पापा को, रिंकी की सास ने आंखें दिखाते हुए कहा। रामेश्वर जी गुस्से में बोले, खबरदार अगर मेरी बेटी को और धमकाने की कोशिश की तो। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, वह भी इस हालत में? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? ऐसी हालत में तो दुश्मन को भी सहारा देते हैं और तुमने इसे घर से निकाल दिया। जिस बेटी को हमने आज तक उंगली भी नहीं लगाई, तुमने उसकी ऐसी हालत कर दी। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, वो ही तुम दोनों के होश ठिकाने लगाएगी। तब पता चलेगा कि अपनी प्रेग्नेंट बहू को घर से निकालने का क्या अंजाम होता है। रामेश्वर जी ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगे तो रिंकी की सास रामेश्वर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए भाई साहब, हमारी बहुत बदनामी होगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप लोगों ने माफ किया था मेरी बेटी को, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, तो मैं आपको माफ कैसे कर दूं? अरे कितनी धूमधाम से मैंने अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ की थी। कितनी मुश्किल होता है वो पल एक पिता अपनी जिगर के टुकड़े को एक अनजान के साथ विदा करता है। इतना कहते हुए रिंकी के पापा नम आंखों से वह पल याद करने लगे जब उन्होंने रिंकी का हाथ राज के हाथ पे दिया था। राज एक आर्मी ऑफिसर था। रिंकी और राज की मुलाकात कोचिंग के दौरान हुई थी। दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे। रिंकी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसने राज और अपने बारे में अपने माता पिता को पहले ही बता दिया था। उसके मम्मी पापा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। धीरे धीरे रिंकी और राज की दोस्ती यह मोड़ लेने लगी। जब कोचिंग खत्म हो गई और कुछ दिन बाद राज का आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो वहां से आते ही राज ने अपने मम्मी पापा को रिंकी के बारे में बताया। राज के पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी मम्मी को ज्यादा खुशी नहीं थी। लेकिन बेटे के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। राज की बहन को तो यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि राज रिंकी से शादी करे। वो अपनी दूर की ननद से राज की शादी कराना चाहती थी, पर प्यार के आगे सब झुक गए और राज रिंकी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। राज ने रिंकी से एक ही बात कही, कभी मेरे माता पिता का दिल तुम्हारे कारण नहीं दुखना चाहिए। रिंकी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोनों बहुत खुश थे। खूब दिन बाहर घूम कर आए और आते ही रिंकी ने घर संभाल लिया। राज की मम्मी कुछ नकचढ़े स्वभाव की थी। जब भी उनकी बेटी मायके आती, उनका व्यवहार रिंकी के लिए और भी रूखा हो जाता। लेकिन रिंकी सोचती, कुछ दिन की बात है, फिर दीदी भी मुझे अपना लेंगी और पूरे दिल से राज की बहन रचना की इज्जत करती। समय बीत गया, 1 साल हो गया। छुट्टियों में राज आता तो घर में रौनक आ जाती।
इधर भाई के आते ही रचना भी मायके आ जाती। राज के सामने तो सब ठीक रहता, पर उसके जाते ही रिंकी को बात बात पर टोकना, ताने देना, माँ को सिखाना, रचना ये सब करती। रिंकी कभी राज से शिकायत ना करती। रिंकी को जो भी समय मिलता अपनी पढ़ाई पूरी करती और बीएड की तैयारी में लग जाती। उसने कई एग्जाम भी दिए। एक दिन रिंकी की तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टी और बुखार हो गया। तभी रचना वहां आ गई। रिंकी अपने कमरे में आराम कर रही थी और माँ रसोई में चाय बना रही थी। तो उसने पूछा, रिंकी कहाँ है? माँ ने कहा, पता नहीं, महारानी शायद आराम कर रही होगी। रचना ने बिना जाने बिना देखे अपनी माँ को सुनाना शुरू कर दिया। तुम्हें गुलाम बना लेगी, पता भी नहीं चलेगा, वह सारा काम तुम पर थोप देगी और ना जाने क्या क्या कहा। रचना की बातें सुन सुनकर रिंकी की सास भी बेटी के बहकावे में आ गई और दोनों माँ बेटी काम छोड़ कमरे में जाकर बातें करने लगी। इधर रिंकी थोड़ी देर में उठकर आई, सभी का खाना बनाया, सबको खाना खिलाकर दवाई खाकर लेट गई। आज उसे थोड़ा बुरा लगा कि माँ बेटी मेरे बारे में कितना बुरा सोचती हैं। अगले दिन रिंकी का जन्मदिन था, लेकिन किसी को याद नहीं था। तभी अचानक से राज ने उसे सरप्राइज दिया। सब लोग चौंक जाते हैं। रिंकी भी बहुत खुश हुई और राज उसे गले से लगा लेता है। तभी राज को लगता है कि रिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका शरीर तप रहा था। उसने माँ और बहन को फटकार लगाई। रिंकी को डॉक्टर के पास लेकर गया। वह वापस लौटा तो चेहरे की खुशी देख सबको अजीब लगा कि इसकी तबीयत खराब है, फिर भी खुश कैसे है। तब राज ने माँ के पैर छूकर कहा कि माँ, आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि रिंकी बहुत कमजोर है, खून की कमी है, तो उसके आराम और खाने पीने का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा। रचना को रिंकी से बहुत जलन हुई। राज जब तक वहां रहा तब तक उसने रिंकी का बहुत ध्यान रखा, लेकिन अब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी तो उसे वापस जाना पड़ रहा था। राज के पिता ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम रिंकी का पूरा ध्यान रखेंगे। राज का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन वह अपने फर्ज को भी नहीं भूल सकता था। दिल पर पत्थर रखकर आखिर वह चला ही गया। समय बीतता गया। राज रोज सुबह फोन करके रिंकी का हाल चाल पूछता। रिंकी राज को तसल्ली देते हुए कहती, राज आप क्यों इतनी चिंता करते हो, यहाँ बाबूजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, देखना मम्मी जी भी एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी। राज को रिंकी की बातें सुनकर बड़ी तसल्ली मिलती, लेकिन एक दिन सुबह से दोपहर होने को आई, राज का फोन नहीं आया। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। रिंकी ने दौड़कर फोन उठाया। उधर से खबर मिली कि राज आज सुबह मुठभेड़ में शहीद हो गया। यह सुनकर रिंकी के हाथ से फोन छोड़कर नीचे गिर गया और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। यह देख रिंकी के ससुर दौड़कर आए और रिंकी को होश में लाने की कोशिश करने लगे। रिंकी की सास भी पानी लेकर आई और रिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। बहुत देर बाद रिंकी को होश आया। बहू कुछ तो बता, कौन था फोन पर, तुम बेहोश कैसे हो गई? लेकिन रिंकी तो चुपचाप पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही, कुछ नहीं बोली। बहुत झंझोड़ने के बाद रिंकी दहाड़े मारकर रोते हुए राज के शहीद होने की बात बताई। इस खबर से तो मानो सब अंदर तक टूट गए। रिंकी का परिवार एकदम बिखर गया। रिंकी के ससुर ने किसी तरह खुद को संभाला और रिंकी को भी उसके ससुर ने किसी तरह संभाला। खुशियां उनके दरवाजे तक आने से पहले ही रूठ गई। सब खत्म हो गया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। राज के बाद रिंकी के मम्मी पापा उसे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसके ससुर ने उसे ले जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि रिंकी के पास उनके राज की एक ही आखिरी निशानी है। आप चिंता मत कीजिए, हम रिंकी का बहुत ख्याल रखेंगे। रिंकी भी गमों को अपनाकर राज की निशानी के बारे में सोचने लगी। इधर रचना का आना जाना राज के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा था। वो आते ही वह अपनी माँ को भड़काना शुरू कर देती। रिंकी की सास पहले तो थोड़ा बहुत काम कर भी देती थी, लेकिन बेटे के सिखाने पर
अब वह एक भी काम को हाथ न लगाती। उसके ससुर भी उसकी सास को समझाते, पर वह समझना नहीं चाहती थी। रचना रिंकी की सास के मन में तो अपनी बेटी की बातें घर करने लगी थी। रचना रोज अपनी माँ को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती और अपनी माँ से कहती, देखा मम्मी, रिंकी के आने से पहले हम कितने खुश थे, कितनी खुशी आती हमारे घर में, लेकिन रिंकी के जब से अशुभ पैर इस घर में पड़े हैं, हमारे तो घर को जैसे किसी की नजर ही लग गई है। यहाँ तक कि मेरे भाई और आपकी बेटी को भी खा गई। उस दिन रिंकी के ससुर ने अपनी बेटी की सारी बातें सुन ली और गुस्से में एक जोरदार तमाचा अपनी बेटी के गाल पर जड़ दिया। आपने मुझ पर हाथ उठाया पापा। हाँ, उठाया हाथ, पर अच्छा होता ये हाथ बहुत पहले ही उठ जाता। अपना घर तो संभाल नहीं सकती, दूसरे के घर को उजाड़ने में लगी है। खबरदार, अगर आज के बाद इस घर में कदम रखा तो। रचना रोते हुए अपने घर लौट कर आई। तुम भी सुन लो रुक्मणी, मुझे 4-5 दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन मेरे पीछे मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुक्मणी ने भी हामी सिर हिला दिया। अगले दिन रामेश्वर जी बाहर चले गए। पिता के जाते ही रिंकी की सास ने अपनी बेटी को घर बुला लिया। देखा माँ, मैंने कहा था कि यह हमारे घर के लायक ही नहीं है। अरे मेरे भाई को खा गई, अब देखना ऐसे ही कर करके वह एक एक को खा जाएगी। माँ तुम देख लेना, मैं तो कहती हूँ जब भाई ही नहीं रहे तो कैसी भाभी, कौन सी भाभी। सोच लो माँ, कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुम्हें भी इस घर से निकलवा दे और खुद इस घर की रानी बनकर राज करे। वह दिन दूर नहीं। बेटी की बातों में आकर रुक्मणी जी अचानक से उठी और रिंकी का हाथ पकड़कर खींचते हुए घर से बाहर लाने लगी। रिंकी ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, कुछ तो बताइए। उसकी सास ने हाथ पकड़कर रिंकी को घर के बाहर खड़ा कर दिया। अरे करमजली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या एक एक करके सबको खाएगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? रिंकी बोली। सही कह रही हूँ, आज से तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। माँ, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन रिंकी की सास ने उसकी एक ना सुनी। बेचारी रिंकी सास के पैर पकड़कर मिन्नतें कर रही थी और उसकी ननद मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रिंकी की सास ने उसे पैर से धक्का देकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। रिंकी बेचारी रोती बिलखती अपने पापा के घर पहुंची। रिंकी को इस हालत में देखकर उसके पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिंकी की माँ दौड़कर बेटी के पास आई। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हारा यह हाल किसने किया? रिंकी फूट फूट कर अपनी मम्मी के गले लगकर रोने लगी। बहुत पूछने के बाद रिंकी ने अपनी मम्मी पापा को सब सच बताया। ये सब सुनकर रिंकी के पापा का खून खौल उठा। वह तुरंत अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल पहुंचे, जिसे देख उसके ससुराल वालों के छक्के छूट गए। अरे समधी जी, आप आइए ना, बैठिए। रिंकी की सास हड़बड़ाते हुए बोली, रचना जाओ अपने मौसा जी के लिए ठंडा पानी लेकर आओ, इस कमबख्त बिजली को अभी जाना था। रिंकी की सास दौड़कर जाकर अंदर से हाथ पंखा लाकर उनकी हवा करने लगी। रचना भी दौड़कर ठंडा पानी ले आई और जैसे ही रामेश्वर जी की तरफ बढ़ाया, रामेश्वर जी ने एक तमाचा रचना को जड़ दिया। रिंकी की सास बोली, क्या हुआ समधी जी? रामेश्वर जी गुस्से में बोले, खबरदार जो मेरे सामने और नाटक करने की कोशिश की तो। यह सुनकर तो रचना और रिंकी की सास को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो, क्योंकि रचना और रुक्मणी ने रिंकी को बहुत परेशान किया था। उन्हें तो पूरा यकीन था कि रिंकी अपने घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताने वाली। कैसी बातें कह रहे हैं समधी जी, हम तो रिंकी को अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। क्यों रिंकी बेटा, बताओ अपने पापा को, रिंकी की सास ने आंखें दिखाते हुए कहा। रामेश्वर जी गुस्से में बोले, खबरदार अगर मेरी बेटी को और धमकाने की कोशिश की तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, वह भी इस हालत में। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? ऐसी हालत में तो दुश्मन को भी सहारा देते हैं और तुमने इस घर से निकाल दिया। जिस बेटी को हमने आज तक उंगली भी नहीं लगाई, तुमने उसकी ऐसी हालत कर दी। मैं अभी
पुलिस को फोन लगाता हूँ, वो ही तुम दोनों के होश ठिकाने लगाएगी। तब पता चलेगा कि अपनी प्रेग्नेंट बहू को घर से निकालने का क्या अंजाम होता है। रामेश्वर जी ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगे तो रिंकी की सास रामेश्वर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए भाई साहब, हमारी बहुत बदनामी होगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तब तक रिंकी के ससुर भी शहर से आ चुके थे। क्या हुआ भाई साहब, घर में इतना शोर क्यों हो रहा है और आप कब आए? आप खुद ही देख लीजिए भाई साहब। रिंकी के पापा ने उनकी पत्नी और बेटी की सारी करतूत रिंकी के ससुर को बताई। यह सब सुन रिंकी के ससुर का खून खौल उठा। एक चाटे में रिंकी की सास सोफे पर गिर गई और दूसरा तमाचा उनकी बेटी के गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिंकी के साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना इस घर में आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? भाई साहब, इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसे लोग माफी से नहीं सुधरते। इन जैसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि लोगों को भी एक सबक मिले। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। लेकिन रिंकी के ससुर उसके पापा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सही कहा आपने, इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। रिंकी के ससुर ने अपनी बेटी और पत्नी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर कर दिया। दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन रिंकी के ससुर ने उनकी एक न सुनी। रुक्मणी जी अपनी बेटी से बोली, बेटा अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी, मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चल। क्या बोल रही हो मम्मी, माँ को बेटी के ससुराल में रहना शोभा देता है, मुझसे तो मेरी सास ही नहीं संभाली जाती, आप अपना ठिकाना कहीं और देख लो। इतना कहकर वो वहां से चलती गई और पीछे माँ बेटी बेटी चिल्लाते रह गई। लेकिन रचना ने अपनी माँ को पलटकर एक बार भी नहीं देखा। उधर रिंकी के ससुर ने अपनी बहू को नहीं जाने दिया। वो रिंकी के पापा को दिलासा दिया कि आप चिंता मत कीजिए, अब रिंकी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मैं रिंकी को कहीं नहीं जाने दूंगा। रिंकी के पापा उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। रिंकी के ससुर ने घर का काम करने के लिए एक मेड रख ली। रिंकी ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और कई परीक्षा भी दी। कुछ दिन बाद रिंकी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। रिंकी की देखभाल के लिए रिंकी की मम्मी 3 महीने तक उसके साथ ही रही। उसके ससुर भी उसकी बहुत देखभाल करते और ऐसे ही 3-4 महीने बीत गए। अब ससुर जी भी अपने पोते के साथ बहुत खुश रहते हैं और रिंकी अपनी पढ़ाई करती है। अचानक एक दिन खबर आई कि रिंकी की नौकरी लग गई है, उसे टीचर की नौकरी मिली है। इस खबर ने तो पूरे घर में खुशियां ही भर दी। रिंकी सब कुछ पीछे भूलकर अपनी नौकरी करने लगी। एक दिन रामेश्वर के भाई का बेटा राजीव अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से घर आया और बोला, क्या हुआ चाचा जी, घर खाली खाली क्यों लग रहा है और चाची कहाँ है? रामेश्वर जी राजीव को गले लगाकर बहुत रोए और सब राजीव को रोते रोते बताया, चाचा जी मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मुझे पाला पढ़ाया लिखाया, इतना तो सब मेरे पिता भी मेरे लिए नहीं करते। चाचा जी मैं रिंकी जी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बेटा मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, पर रिंकी का राजी होना जरूरी है। रामेश्वर जी ने रिंकी से शादी के बारे में पूछा तो रिंकी ने साफ मना कर दिया। रिंकी के ससुर ने रिंकी को बहुत समझाया। आखिर में अपनी कसम देकर रिंकी और राजीव की शादी करवा दी। राजीव ने रिंकी और उसके बच्चे को बहुत प्यार दिया और उसके सारे सपने पूरे किए। उधर जब रचना के ससुराल वालों को उसकी सच्चाई पता चली तो उसके पति ने भी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ाते हुए एक दिन रिंकी के पास पहुंची और उसे ससुर ने उन्हें घर में घुसने ही नहीं दिया। दोनों माँ बेटी बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उनके ससुर ने उसकी एक ना सुनी और दोनों वहां से सीधे वृद्धा आश्रम की ओर चली गई। दोस्तों, हम जैसा व्यवहार लोगों से करते हैं वैसा ही व्यवहार लौटकर हमको मिलता है। बुरे का नतीजा सदा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को
लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।